नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं ऋषभ सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का पाठ 2 मैथ। ठीक है दोस्तों, मैथ का आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले चैप्टर को हमने पढ़ा दिया है, आप वीडियो में पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दूसरा चैप्टर है हमारा दोस्तों बहुपद। तो आइए जान लेते हैं क्या होता है बहुपद। दोस्तों बहुपद, यहाँ पे आप नाम से स्पष्ट देख पा रहे हो। बहु मतलब बहुत से, मतलब बहुत सारे। जैसे आप नाम सुने होंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज एक हो, द्वि मतलब दो हो, बहु मतलब बहुत से, जहाँ पे बहुत सारे पद हो। मतलब बहुत का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक से अधिक पद हो। बहुपद का अर्थ क्या हो गया, जहाँ पर एक से अधिक पद हो, एक से अधिक पद हो। बहु मतलब एक से अधिक, पद माने पद हो, मतलब एक से अधिक जहां पे पद होंगे उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद। अब आइए पद को समझ लेते हैं, पद क्या होते हैं। दोस्तों आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, कक्षा 9 में ही जानते होंगे, या बचपन से लगभग 6 में पढ़ रहे होंगे तभी जान गए होंगे, चर और अचर। चर और अचर क्या होता है आप जानते हैं। चर मतलब जहां पे आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी इस तरह से जो हम लेटर्स को पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, चर। चर मतलब जो क्या हो, कांस्टेंट ना हो, मतलब वो स्थिर नहीं होता। जैसे ए के स्थान पर हम एक्स भी ले सकते हैं, बी के स्थान पर वाई भी ले सकते हैं, सी के स्थान पर जेड भी ले सकते हैं, या फिर किसी भी, मतलब वो क्या होते हैं, कोई भी कांस्टेंट, वहां पे कोई स्थिर मान नहीं होता, मतलब उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। चर मतलब क्या हुआ, जिस अक्षर को, जिस लेटर्स को हम क्या कर सके, परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात अगर 3 है, आप देख रहे हो 3 है, तो 3 के स्थान पर हम क्या, चाहे जहां पे 3 लिखेंगे तो 3 का अर्थ 3 न होगा कि हम 3 के जगह पे 4 को भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। लेकिन अगर ए कहीं पे लिखा गया है, मैथमेटिकल में ए लिखा गया है, मान लिया हमने कि माना ये ए है, तो ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर एक्स के स्थान पर हम वाई भी मान सकते हैं। अर्थात जहां पे क्या होता है, चर। चर मतलब जहां पे कोई कांस्टेंट मान नहीं होता, हम कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। अचर का मतलब क्या होता है, जो स्थिर हो, कांस्टेंट हो, मतलब उसके स्थान पर हम कोई दूसरा अंक नहीं ले सकते। अर्थात ये समझ लीजिए, लेटर्स को, अंग्रेजी में लेटर्स को हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। और जो गिनती में हमारा ये अंक होते हैं, अंक नंबर्स, उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जैसे 2 3 1 5 कुछ भी, ये सभी क्या है, अचर है। तो आप अब पहले आप समझ लीजिए पद क्या होता है, चर अचर। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, चर क्या होते हैं, ए बी सी डी एफ जी, ये सब क्या है, चर है। 1 2 3 4 5 मतलब जितने नंबर है वो सभी क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। अब चर और अचर, यहाँ पे देख लीजिए बीजीय व्यंजक, कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग। मतलब कोई भी चर और अचर का आपस में क्या हो जाए, योग हो जाए। मतलब ए है, ए में क्या हो जुड़ जाए, अचर कोई जुड़ जाए, 2 जुड़ गया, ए प्लस 2 हो गया। या फिर किसी चर में अचर का अंतर हो जाए, मान लीजिए एक्स का -2 से, ये क्या हो गया, यहाँ चर है, चर में से क्या होगा, अचर निकल रहा है, यहाँ पे ऋण हो रहा है, अंतर हो रहा है। गुणन हो, या फिर एक्स में हमने 2 का गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, या फिर भाग दे दिया जाए, अर्थात x/2 लिख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो नए निर्मित, जो इनके संयोग से, मतलब चर और अचर के पदों के योग के द्वारा, या अंतर के द्वारा, या गुणन के द्वारा, या भाग के द्वारा, इनके द्वारा जो उनमें संयोग हो रहा है, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, उस संयोग से जो नया पद बनता है। जैसे अभी तक ए क्या था, एक चर है, दूसरा अचर क्या है, 2 है, 3 है, 1 है, 5, ये सभी क्या है, अचर है। अब इसको संयोग जोड़ दिया जाए, a+2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, एक नया वर्ड, एक नया क्या बन गया, व्यंजक, एक नया पद बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब इसमें देख रहे हैं, एक चर हो गया, एक अचर हो गया, इसमें कितने पद होंगे, एक ये पद हो गया, एक ये पद हो गया, तो एक पद 2 पद। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये मल्टीप्लाई में है, मतलब गुणे में हो गया। यहाँ पर क्या था, एक्स का चर है एक्स, और अचर क्या है, 2 है, तो इसमें जब गुणा हुआ तो क्या बन गया हमारा, 2x। ये क्या है, यहाँ पे ना कोई चीज प्लस या माइनस से नहीं जुड़ा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक पद कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अर्थात ऐसा कोई भी व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम बहुपद कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए परिभाषा के रूप में समझ लेते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक
जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। अब आप ये तो जान ही गए होंगे कि बहुपद होगा तो उसमें चर और अचर दो चीजें पाई जाएंगी, वो आपस में प्लस से माइनस से या फिर गुणा भाग से जुड़े होंगे। अब उसमें देखना ये है जो उसमें चर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं a+b है, मतलब a+2, यहाँ पे ये चर है और ये अचर है। यहाँ पे कहा है चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या रहे, अर्थात ए के ऊपर ये यहाँ पे एक ही है, ये पे अगर घात की बात की जाए तो कितनी घात होगी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक घात होगी, अर्थात इसका जो ये घात आए या फिर ये हो जाए, यहाँ पे लिख दिया जाए ये x² हो जाए, यहाँ पे जो x की घात है इसी को हम घातांक बोलते हैं ना, तो इसी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मतलब जिसपे चरों की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक आप समझ चुके हैं कि मतलब कोई भी चर अचर को गुणे से जोड़, अंतर से या गुणन से भाग से जोड़ दिया जाए, क्या बन जाएगा, हमारा बीजीय व्यंजक बन जाएगा। जैसे हमने x को 3 से जोड़ दिया तो क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। या फिर हमने x का गुणा कर दिया 3 से, क्या बन गया, 3x बन गया, ये क्या बन गया, हमारा बीजीय व्यंजक बन गया। अब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो हमारा चर हो, चर मतलब x, इसकी घात जो हो क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या आप जानते हैं क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या मतलब कोई भी ऋणात्मक मान नहीं होना चाहिए, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि x के पावर -2 लिख दिया जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऋण 2, मतलब ये जो घातांक हो ऋण में न हो, अर्थात पॉजिटिव में रहे, उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। तब हम इसको क्या कहेंगे, बीजी बहुपद कहेंगे। कब कहेंगे, जब ये ऋण न रहे के क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट केवल 2 रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे कि हाँ ये बहुपद है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे कुछ समझ लेते हैं। अब बहुपद आप समझ लीजिए, बहुपद में दो चीजें होती है, जैसे आपको बहुपद के कुछ उदाहरण आपको दे दे रहे हैं। जैसे आप समझ लीजिए यहाँ पे x² + 2, ये बहुपद है कि नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो चर संख्या है x है, इस पे जो घात लगी ये क्या पूर्ण संख्या है, 2 लगा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये बहुपद है। ये क्या है, बहुपद है। अगर कोई दूसरा ले ले, 2x² + 3x - 2, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है, x है, x चर है, तो चर पे जो घात है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 2 है। x पे एक क्या घात है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे x का जो घात है क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यदि हम क्या करें, x के स्थान पर ले लें x/2। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं x/2 है, यहाँ पे भी x का गुणा किससे हुआ है, 1/2 गुणे x, यही ना हुआ है, इसका गुणा हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं x की जो घात है वो क्या है, 1 है, अर्थात ये भी क्या होगा, बहुपद ही होगा। लेकिन यदि दोस्तों करड़ी में, जैसे x को किस में कर दिया गया, करड़ी में, तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x में, करड़ी में x का मान क्या होता है दोस्तों, x के पावर 1/2 होता है। करड़ी में x का मान क्या होता है, x के पावर 1/2, मतलब जो यहाँ घातांक है ये कोई पूर्ण संख्या नहीं है, ये हाफ है, मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि क्या है, ये आधी संख्या है, इसलिए ये क्या होगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे कट का निशान लगा, ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं कुछ और चीजें। ये तो आपको समझ में आ गया बहुपद क्या होता है, बहुपद। अब आप ये समझते हैं बहुपद की घात क्या होती है। दोस्तों क्या समझेंगे हम, बहुपद की घात, बहुपद की घात। ठीक है दोस्तों, बहुपद की घात क्या होती है, आप समझ लीजिए किसी भी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है, मतलब किसी भी बहुपद में सबसे बड़ी या मतलब सबसे अधिकतम घात जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक पदी बहुपद है, यहाँ पे एक ही पद है, तो यहाँ पे x² है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या हो गई, 2 हो गई, ये क्या कहलाएगा कि ये द्विघात बहुपद है। या फिर आप यहाँ पे उदाहरण इसको देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है, x² + 2, इसमें कितने पद हैं, एक पद, 2 पद, तो 2 पद है, दोनों पदों में आप देख रहे हैं कि इसमें x के जो चर राशि है उसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे भी चर है, यहाँ पे भी चर है, लेकिन जो सबसे बड़ी अधिकतम घात, मतलब जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, x क्या है, चर है, यहाँ भी x चर है, लेकिन यहाँ पर x के पावर 1 है और यहाँ पे x के पावर 2 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार बहुपद कितने तरह के होते हैं, लगभग 3 तरह के होते हैं। पहला क्या होगा दोस्तों, पहला होगा रैखिक बहुपद। क्या होगा दोस्तों, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद।
तीसरा होगा दोस्तों त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद किसको कहते हैं दोस्तों? ऐसा बहुपद जिसके अधिकतम घात एक हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं x+3 है, ये भी एक प्रकार का बहुपद है। यहाँ पे जो चर संख्या उस पे सबसे बड़ी घात क्या है? एक है, कोई और चर संख्या यहाँ पे नहीं है। मतलब जो भी चर संख्याएं हैं उसमें सबसे बड़ी घात क्या है? एक है। इसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। या फिर कोई और उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया x/3। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या? एक पदी बहुपद है। अब यहाँ पे x की पावर कितना है? एक है। इसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। या फिर आप कोई और उदाहरण लीजिए, मान लीजिए ax + by + c ले लिया गया। अब यहाँ पे जहां पर क्या है, जहां a b c पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब नंबर्स हैं, ठीक है दोस्तों। ये a b c क्या है? कोई नंबर्स है मान लिया गया। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? चर है। y भी क्या है? चर है। लेकिन a b c हमारा क्या है? अचर पद है। मतलब वहां पे क्या नहीं, कोई न कोई नंबर्स ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे देख रहे हैं x की घात क्या है? एक है। y की भी घात क्या है? मतलब सबसे बड़ी घात इसमें क्या है? एक है। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात एक हो उसको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए दूसरा देख लेते हैं, क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात मतलब द्वि मतलब दो, अर्थात जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात अधिकतम घात क्या हो? दो हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया x⁻2 + 2। यहाँ पे देख रहे हैं x की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। इसको हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। या फिर इसमें देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या है? ये चर है और यहाँ पे भी चर है, x भी चर है, x भी चर है। x की घात यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे x की घात 1 है। तो सबसे बड़ी घात क्या हो गई? ये हो गई। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात क्या हो? 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। दोस्तों अगला है त्रिघात बहुपद। मतलब ऐसा बहुपद जिसमें सबसे बड़ी घात 3 हो। जैसे ले लीजिए ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे आप देख रहे हैं ABCD क्या है? ABCD क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई न कोई नंबर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होंगे। ये क्या है? अचर पद है। ABCD क्या है? अचर संख्या, मतलब वहां पे कोई नंबर्स आप ले सकते हो। लेकिन जो x है हमारा है x⁻3, x⁻2, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। ये क्या हो गया हमारा? ये क्या है? चर पद है। तो चर की जो सबसे बड़ी घात है, यहाँ पे चर की घात 1 है, यहाँ पे चर की घात 2 है, यहाँ पे चर की घात 3 है। तो आप देख रहे हैं 3 सबसे बड़ी घात है। पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। इसलिए हम इस बहुपद को क्या नाम देंगे? त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे इसको? त्रिघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, हमें आशा है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि बहुपद की घात क्या होती है। रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, त्रिघात बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। ठीक है दोस्तों, आइए एक प्रकार से और हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। या तो घात के आधार पर हो गया कि बहुपद क्या तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। 3 ही नहीं, आपको 3 तक पढ़ना है, आप उसके आगे भी बहुत तरह के होते हैं। जैसे अगर बहुपद की सबसे बड़ी घात 4 हो तो कहोगे चतुर्घात बहुपद, 5 हो तो पंचघात बहुपद, मतलब बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आपको कितना जानना है? अधिकतम 3 तक जानना है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। तो बहुपद की घात के आधार पर हो गया बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार क्या हो गए? बहुपद की घात के आधार पर। आइए आप जान लेते हैं बहुपद के पद के आधार पर। जैसे बहुपद मतलब एक से अधिक पद है, मतलब एक भी पद होगा तब भी बहुपद कहलाएगा, 2 पद होगा तब भी बहुपद कहलाएगा, 3 पद होगा तब भी बहुपद कहलाएगा। तो हम देख लेंगे बहुपद उसके पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दीजिए पदों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद कितने तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला हो गया हमारा एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। दूसरा है दोस्तों द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। तीसरा है त्रिपदीय बहुपद। बहुत ही आसान है दोस्तों, आप समझ लीजिए। एक पदीय बहुपद मतलब ऐसी कोई भी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। जैसे आप ले लीजिए 2x, यहाँ पे कितने पद हैं? एक ही पद है। मतलब कोई भी चीज अगर प्लस या माइनस से नहीं जुड़ी हुई है वहां पे हम उसको क्या कहेंगे? एक पदीय बहुपद। कोई भी कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 6x ले लिया गया तो इसमें कितने पद हैं? एक पद है। या फिर ले लिया गया
3y, ये सभी क्या है, एक पद है। या फिर ले लिया आप 9a, ये क्या होगा हमारा एक पद। यहाँ पे कोई भी चीज प्लस से या माइनस से और संख्या और बहुपद से नहीं जुड़े हुए हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। अर्थात इसमें कितने पद हैं, एक पद है, एक पद उपस्थित है, इसको हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद का मतलब दो बहुपद आपस में प्लस से या माइनस से जुड़े हों, योग से या फिर अंतर से जुड़े हों, तो हम उसको क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। जैसे उदाहरण आप समझ लीजिए, यहाँ पे दिया रहा है 2x प्लस 3, तो आप देख रहे हैं एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो दो पद आपस में प्लस से या माइनस से जुड़ सकते हैं, तो जुड़े हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एक पद दो पद, तो हो गया द्विपदी बहुपद। या फिर कोई और ले लीजिए x² प्लस 1, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक पद है, ये एक पद है, तो एक पद ही हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो कितने पद हो गए, दो पद, तो ये कहलाएगा द्विपदी बहुपद। या फिर आप समझ लीजिए 2x² प्लस y हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं एक पद ये है, एक पद ये है, ये जरूरी नहीं है x है तो x ही रहे, पद के आधार पर अगर आप डिवीजन देखेंगे तो यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। अभी हम बता चुके हैं चर है, चर मतलब परिवर्तित हो सकता है, चलनशील है, गतिशील है, मतलब वहां पे हम चेंज कर सकते हैं, तो x के स्थान पर y भी ले सकते हैं, y के स्थान पर x ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होगा दोस्तों, सेम उसी तरह से, अर्थात जिसमें तीन पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। जैसे उदाहरण ले लीजिए 3x² प्लस 4x प्लस 2, यहाँ पे देख रहे हैं प्लस से कितने बहुपद जुड़े हुए हैं, एक बहुपद, दो बहुपद, तीन बहुपद, तो तीनों पद आपस में किससे जुड़े हुए हैं, प्लस से जुड़े हुए हैं, मतलब दोनों में योग हुआ है, ये क्या कहलाएंगे, त्रिपदी बहुपद। या योग न हुआ रहे, अंतर हुआ रहे, तब भी हम क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। जैसे यहाँ पे ले लिया गया 4x² प्लस 6y माइनस 2, यहाँ पे क्या होगा, एक पद, दो पद, तीन पद, प्लस से जुड़े हो या ऋण से जुड़े हो, सेम चर हो, सेम चर हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी x है, तो ये सेम हो या फिर सेम ना हो, मतलब उसमें चरों में क्या हो, अंतर हो, तब भी हमारा क्या कहलाएगा, ये त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। एक पद, दो पद, तीन पद, तो कौन सा बहुपद हो गया, त्रिपदी बहुपद। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे प्रश्नावली की तरफ प्रस्थान करते हैं। ठीक है दोस्तों अभी आप लोगों ने बहुपद के बारे में जान लिया, ये बहुपद क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके प्रकार के बारे में भी जान लिया, मतलब बहुपद घात के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी घात या सबसे अधिकतम घात क्या हो, एक हो उसको रैखिक बहुपद, जिसमें सबसे बड़ी घात दो हो उसको द्विघात बहुपद, जिसमें सबसे बड़ी घात तीन हो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। या फिर आपने उसके पदों के आधार पर डिवीजन उसका देख लिया कि बहुपद कई तरह के होते हैं, जिसमें केवल एक पद हो उसको एक पदी बहुपद, जिसमें दो पद हो उसको द्विपदी बहुपद, जिसमें तीन पद हो उसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। आइए हम इस प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ा सा और एक चीजों के बारे में जान लेते हैं। क्या है दोस्तों, बहुपद के शून्य के बारे में। ठीक है दोस्तों, शून्य आप नाम से ही थोड़ा बहुत समझ जाइए शून्य क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई बहुपद, हम बहुपद के शून्य की बात कर रहे हैं, तो कोई बहुपद ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया x² ऋण 9, यहाँ पर क्या है, x² ऋण 9 क्या है, एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, आप देख रहे हैं, अगर पद के आधार पर देखें तो एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, तो एक पदी द्विपदी, कौन सा बहुपद है, द्विपदी बहुपद है। लेकिन अगर हम घात के आधार पर देखें तो कौन सा बहुपद है, इसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या है, दो है, ये तो अचर है, लेकिन x क्या है, चर है, तो चर की सबसे बड़ी घात क्या है, दो है, यहाँ पे कोई और चर है ही नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी घात दो है, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद। अब बताइए दोस्तों, अगर इसको हम इसके बराबर 0 ले लें, ठीक है दोस्तों, और x² को यही रहने दें, बराबर -9 है, बराबर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +9। अब x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस बगल आएगा तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 9 हो जाएगा। अब कड़ी में 9 का मतलब 9 का वर्गमूल निकालना है, तो x बराबर 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, निकल के 3, तो x का मान क्या आ गया, 3। अब आप दोस्तों समझ जाइए कि शून्य क्या होते हैं, इसी x के मान को ही हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। मतलब x का किसी बहुपद में x का वह मान जिसको यदि शून्य में रख दिया जाए, मतलब जिस x का वह मान, वह शून्य, मतलब x के मान को ही हम शून्य कहते हैं। तो x का वह मान जिसको अगर बहुपद में उस स्थान पर रख दिया जाए तो क्या हो जाना चाहिए, हमारा बहुपद शून्य के बराबर हो जाना चाहिए। जैसे x बराबर 3 आया, तो अगर हम x की जगह पर 3 रख देते क्या हो जाएगा, 3² ऋण 9 आ जाएगा, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, ऋण 9, तो 9 + 9 का 0। आप देख रहे हैं x के जगह 3 रखने पे क्या हो गया, हमारा ये बहुपद का मान
0 हो गया। तो इसी हमको 3 को क्या कहेंगे कि ये इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है दोस्तों, अर्थात किसी बहुपद में यक्स के उस मान को जिसको यक्स के स्थान पर रख दिया जाए तो हमारा बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है, उसे हम शून्यक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न में भी हम कुछ इसी टाइप के कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ग्राफी विधि का वर्णन किया गया। ग्राफिक विधि का मतलब आप पहले ही पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। किसी ग्राफ में क्या होता है, एक एक्स अक्ष होता है, एक क्या होता है, जो पड़ी हुई रेखा होती है, पड़ी लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स एक्स डैश। और जो खड़ी रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं, वाई। जो अभिलंबवत होती है या खड़ी रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं, वाई वाई डैश नहीं करते हैं। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, ओ बिंदु बोलते हैं। और उस तरह से आप देखेंगे जिसको बोला जाता है मूल बिंदु। ठीक है दोस्तों, जिसको हम ओ संकेत से कहते हैं, हाँ ये बिंदु क्या है, ओ बिंदु है। अब आप यहाँ पे प्रश्न को समझिए, कहा गया है किसी बहुपद px के लिए, अर्थात px के लिए क्या है, मतलब जो बहुपद है उसमें जो अचर पद है वो क्या है, x है। ठीक है, के लिए y बराबर px, मतलब px किसके बराबर हो, y के बराबर हो, पर का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी दोस्तों आप शून्यक जान चुके हैं, शून्य क्या होता है, x का वह मान जिसको बहुपद में रख दिया जाए तो हमारा बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे px के शून्यकों की बात किया है, px के शून्यकों की बात यदि कर रहा है तो आप ये देखेंगे कि कोई भी जो जिस रेखा की बात की जा रही है वह रेखा उस x अक्ष को, x यहाँ पे लिखा है px, तो x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगी वो उतने ही शून्यक देगी। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको, अर्थात यह px के शून्यक की बात कर रहा है। तो x मतलब जो हमारा वो रेखा होगा, नई रेखा जिसकी बात ये कर रहा है, जिस आकृति की बात कर रहा है, वो हमारे x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उस रेखा के उतने ही शून्यक होंगे। जैसे आप देख लीजिए, पहले में दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं x अक्ष दिया है, ये y अक्ष है, यहाँ पे एक रेखा दी गई है इस तरह से। अब यह रेखा आप देखिए, x अक्ष ये है, इस तरह से पड़ी हुई रेखा, यह रेखा जितनी बार x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी इस रेखा के उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप यहाँ पे पहले में देख रहे हैं कि ये रेखा x अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ये y को प्रतिच्छेद कर रही है। हमको जब x अक्ष के शून्य, यहाँ पे px के शून्यक पूछा है तो हमको y अक्ष से कोई मतलब नहीं है, रेखा x अक्ष को एक बार भी शून्य मतलब प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो यहाँ पे इस जो ये पहला वाला फिगर है ग्राफ, इसमें क्या आ जाएगा, शून्यक की संख्या कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब पहले में हम क्या कहेंगे, शून्यकों की संख्या क्या है, 0 है, शून्यकों की संख्या 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि यह x अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, मतलब इस के कोई भी शून्यक नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा आइए हम देखते हैं, दूसरे में दिया गया है, ये देख रहे हैं आप, x अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, लाइनिंग x अक्ष है, और ये वाली लाइन क्या है, y अक्ष है। आप देख रहे हैं एक रेखा गई हुई है, यहाँ से लेके ऐसे ऐसे होते हुए इस तरह से गई है। अब ये रेखा आपके x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, आप देख रहे हैं यही है x अक्ष, यह रेखा x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात इस रेखा के कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होंगे। यहाँ पे शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 1। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं, अगले में क्या दिया गया है। अगला यहाँ पे देख रहे हैं ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से गई हुई, यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे ऐसे इस तरह से गई है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रेखा x अक्ष को, x अक्ष यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ पे ये x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, आप देख रहे हैं यहाँ से रेखा बढ़ी आगे, यहाँ पे इस स्थान पर प्रतिच्छेद कर रही है, फिर आगे बढ़ी है, y को प्रतिच्छेद किया तो y से हमसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे फिर लौट के आई तो क्या होगा, फिर देखो x को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, फिर यहाँ से लौटते हुए फिर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो ये रेखा x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, टोटल 3 बार। इस रेखा के शून्यक कितने हो जाएंगे, 3 शून्यक हो जाएंगे। यहाँ पर शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 3। ठीक है दोस्तों, अगला आइए देख लेते हैं चौथे प्रश्न में। पहले के चौथे में दिया गया, ये देखिए x अक्ष है और ये क्या है, एक y अक्ष है, एक रेखा गई हुई है इस तरह से, देखिए। ठीक है दोस्तों,
ये रेखा यहाँ से आई है इस तरह से y x अक्ष को कहाँ पे इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है एक, दूसरा यहाँ पे नीचे से फिर लौटते हुए कहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है। अर्थात इस जो ये ग्राफ फिगर है इसमें इस जो रेखा के शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है दोस्तों, शून्य कितने होंगे इस रेखा के, 2 होंगे। आप अगले फिगर में देखिए, यहाँ पे ये x अक्ष है y अक्ष है, ये रेखा यहाँ से देखिए ऐसे जाते हुए ऐसे घूम घूम के इस तरह से गई है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये रेखा x अक्ष को यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर फिर यहाँ पर 1 2 3 4 ये y को प्रतिच्छेद कर रही है। दोस्तों वो ध्यान रखना, y से हमसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे p अक्ष के शून्य पूछा गया है। यहाँ पे क्या हो गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, 4 बार। तो इस रेखा के शून्य कितने हो जाएंगे, 4 शून्य। ठीक है दोस्तों, अगला आइए देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे 1 बार, फिर यहाँ से गई यहाँ 1 बार, यहाँ से फिर गई यहाँ 1 बार, कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है, 3 बार। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका शून्य 3 शून्य हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक चीज और आप समझ लीजिए, यदि यहीं पे पूछा गया होता पी वाई के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे y बराबर न देके x बराबर पी एक्स, यहाँ पे x बराबर यदि पी वाई दे दिया होता और पूछा होता कि पी वाई के शून्य ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करते, तो आप ये नहीं देखते कि x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, पी वाई पूछा है इसलिए आप देखेंगे ये y अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है दोस्तों, यदि y अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता उसके उतने शून्य होते, कब, जब ये हमारा जो बहुपद है वो पी एक्स होता तब, पी वाई होता तब। ठीक है दोस्तों, सॉरी पी वाई होता तब हम क्या देखते हैं कि वाई एक्स को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे पी एक्स के शून्यकों की बात किया है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या पूछा है, तो आप देखेंगे एक्स अक्ष को कितनी बार रेखा प्रतिच्छेद करेगी, ना कि हम वाई अक्ष को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में।